बहुत अच्छी तरह से पूरे इस प्रक्रिया की और पूरा ये जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बहुत अच्छी तरह से भूमिका के रूप में बताया। मेरे साथ जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल जी, कई दशकों से मैं इनको जानता हूँ और तो मैंने जब देखा कि 19th नेशनल समिट, लोगों की एक एक दो दो समिट करके हिम्मत खत्म हो जाती है। रमेश जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हमने 2 सब राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किए। हम भी करते, कभी कभी पीछे याद करते हैं, लेकिन 19 समिट करना कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है, तो इनका भी मैं अभिनंदन। और विषय भी इतने गहन लेके आते हैं, कभी रिन्यूएबल एनर्जी है, पेट्रोकेमिकल है, सोशल इश्यूज हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हैं, सोशल वर्क सारे काम है। तो बहुत CSR रिसर्च फाउंडेशन एक बड़ा नाम इनकी नेतृत्व में हो गया है और मुझे तो सौभाग्य है कि मैं कार्यक्रमों में इनके आता हूँ और अपने, और जब भी ये कोई विषय रखते हैं तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। तो गगन जी, मैं भी 2 दिन से इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा और मुझे लगता है कि जो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए था, अपोजिशन ने उस पूरे पार्लियामेंट में डिबेट तो 1 मिनट भी लगाया, किसी ने कुछ बोला नहीं। और यहाँ पे प्रोफेशनल लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यह आप सबका बहुत जो अभिनंदन है। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास कई बार जो बिजनेस और फाइनेंस की जो इंट्रिकेसीज हैं उसको समझते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से जब से आए हैं, उन्होंने एक फोकस अपना रखा है कि अगर विकसित भारत बनाना है 2047 में, ग्लोबल लीडरशिप अगर हमने अचीव करनी है, तो हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना जरूरी है। आज विश्व कोई किसी की बात नहीं सुनता जब तक आप इकोनॉमिक पावर है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में राहुल जी हैं, बताया जैसे कि ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सोशली ओरिएंटेड है, उनका भी अभिनंदन है। गरिमा जी है और यहाँ पे मेरे प्रोफेशनल कलीग। देखिए, बहुत अच्छा दिन भी मुझे आज लग रहा है। आज का दिन, कल बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, आप सबने सुना ही होगा। हमारी तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर है। ग्लोबल लेवल पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या इवन सरकार के भी, RBI वगैरह, सब लोग कह रहे थे कि we will be able to maintain 6.5 to 7% of GDP ग्रोथ रेट, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ के 7.8% की GDP ग्रोथ रेट। और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखनी है वह हम लोग इस 25 साल के अंदर रख रहे हैं, और हम तो कई चीज में, आप सब भी जाते होंगे, प्रोफेशनली भी देखते होंगे, इंडस्ट्रीज में भी देखते होंगे, मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, तो एक ग्लोबल इंटरेस्ट इंडिया की इकोनॉमी में है। और ट्रम्प साहब कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, और उसको लेकर राहुल गांधी कहता है कुछ पता ABC भी नहीं है जिसको, वो कह रहा है डेड इकोनॉमी है। तो एक बड़ा जोर से मुंह पे तमाचा है उन लोगों के ऊपर, है ना? बिल्कुल। और IIP नंबर भी आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब ग्लोबल टैरिफ के वॉर्स चल रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं, लेकिन जब डिसीजन लेती है सरकार हमारी, तो वह नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से आत्मसात करके उसको पूरी तरह से ध्यान में रख के रखती है। ग्लोबल टैरिफ के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, dairy product is an important area, they are uncompromisable. Even MSME sector, manufacturing sector, अब मैं नोएडा रहता हूँ, अभी मेरे को आज 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नोएडा में 3 मिनिस्टर्स इनॉग्रेट कर रहे हैं। टेम्पर्ड ग्लास की फैक्ट्री अश्विनी वैष्णव जी 11:30 बजे। टेम्पर्ड ग्लास, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री वहां पे भारत में बन रही है, तो चाइना से हम इम्पोर्ट करते थे। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी की आदरणीय राजनाथ जी और योगी जी भी आ रहे हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट भी है, प्रोजेक्ट भी है, उनको भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की DRDO का बहुत बड़ा प्लांट है, उसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। जहां भी देखो फैक्ट्रीज आ रही हैं,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ईएनवाई की परसों रिपोर्ट आई थी, ईएनवाई ने कहा कि बाय 2038 इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड व्हाई? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो जिस तरह से हो रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने अभी पिछले वीक की 2 कमिटी बनाई है, राजीव गौबा के नेतृत्व में वो कमिटी बनाई है कि वो एक बिग टिकट रिफॉर्म्स करनी। इट हैज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। कई लोग पीछे कहने लग जा रहे इंडिया इज एट दिस जंक्चर की ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वह इसलिए हो रही है कि फोकस तरीके से सरकार काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ प्रोफेशनल कलीग से जरा और कहना चाहता हूँ, राहुल जी, गगन जी और यहाँ पे बैठे हैं, कि हमें पार्टिसिपेशन ज्यादा करना चाहिए। कई बार मैंने कई प्रोग्राम, जैसे जीएसटी जब आ रहा था 2016 में, और भी तो जब हम लोग, अमित शाह जी ने एक बार मुझे कहा कि ये जो जीएसटी के लिए मैं प्रोफेशनल लोगों से मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कई प्रोग्राम करने की कोशिश की। अच्छा हरीश, स्वागत है हरीश जी आपका। तो प्रोफेशनल लोगों को जिस तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए एट द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। हमारे को इकोनॉमिक डिसीजंस, पॉलिसी मेकिंग जो भी आते हैं उसके ऊपर बहुत जरूरी है कि उस समय हम एक्टिवली इन्वॉल्व किए। और मैं तो प्रेस रिलीज जिसको आप रेफर कर रहे थे उसको मैंने भी देखा, तो अराउंड 20,000 सजेशंस आए थे जिसको सरकार ने गहराई से अध्ययन किया और उनके बेस पे उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट, उसके सजेशंस को लेके इम्प्लीमेंट किया। तो हमें एज ए प्रोफेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो ये है, और भी सीए सेल भी है, इकोनॉमिक सेल भी है, पार्टी तो काफी प्लेटफॉर्म बनाती है, सोशली, पॉलिटिकली, प्रोफेशनली, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करके एक्टिवली इन्वॉल्व, अगर पॉलिसी लेवल जब उसके तरफ इंटरवेंशन करेंगे तो ज्यादा आसानी से सही पॉलिसी बनती है। नहीं तो बाद में हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, अरे ये कमी है, वो कमी है, तब तक सरकार पोजीशन ले चुकी होती है। और फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के लिए या सरकार के लिए एक पोजीशन जब वो ले लेते हैं उसके बाद उसको चेंज करना एक थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनिशियल लेवल पे बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इस चीजों पे भी हमें प्रोफेशनली बहुत काम करना चाहिए। और यह अपने आप में, जैसा गगन जी ने बताया और भी यहाँ पे लोग बताएंगे, अब ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। सिंप्लीफिकेशन इसका ऑब्जेक्टिव था, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोविजंस भी है, और लगभग 5,12,000 वर्ड्स को कम करके 2,59,000 वर्ड्स में इसको कंसोलिडेट कर दिया। चैप्टर का मैंने बताया 47 के 23 हो गए, सेक्शन 719 से 536 हो गए, और बहुत सारी चीजें टेबल के रूप में क्लैरिफाई की, क्योंकि कैलकुलेशन फॉर्मूलाज भी इंक्रीज किए 6 से 46, और कंसोलिडेट किया। सैलरी वालों को कोई कहाँ जा रहा था, कोई किधर रेफर करता था, मल्टीपल चैप्टर्स में, मल्टीपल सेक्शंस में उन्हें रेफर करना पड़ता था। जो अगर प्रोविजंस हैं, डिडक्शंस हैं, उनकी वैल्यूएशंस हैं, उनके बारे में उनको एक चैप्टर में सिंप्लीफाई किया। मैक्सिमम लोगों को इनकम टैक्स में, सैलरी वालों को प्रॉब्लम होती है कि मैं किस प्रोफेशनल के पास जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, तो उसको भी सिंप्लीफाई किया। और मुझे तो याद आ रहा है कि यह पहली एक्सरसाइज नहीं है, हमारी सरकार में यह बात मैंने देखी है मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो वो डिसीजन लेते हैं, जो उसको एक टाइम बाउंड लेवल पे वो डिसीजन लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब इससे पहले चिदम्बरम साहब ने डायरेक्ट टैक्स कोड, आप सब जानते हो कितनी मेहनत की थी। हम लोग अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, बीजेपी ने भी उस वक्त, हम अपोजिशन में थे, मुझे साथ में लेके कन्वीनर बना के डायरेक्ट टैक्स कोड पे एक कमेटी बनाई थी, सभी प्रोफेशनल, दीनदयाल जी वगैरह सब जुड़े हुए थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके रिपोर्ट बनाई थी, और चिदम्बरम जी को और प्रणब मुखर्जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको जाके अपना ये जो सुषमा जी और वो सब गए थे, लेकिन इट डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे because the government lacked the will power to implement। but प्रधानमंत्री जी ने ये लेके आए, ये बात मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण, हर चीज में उन्होंने कहा टारगेटेड ड्रिवन स्कीम्स लिए,
स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है और उसको आगे लेके एक और बात है, मैं तो पहले एक बात आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि पहले यशवंत सिन्हा थे, हमारे टाइम की भी बात करता उस समय सिंप्लीफिकेशन की तो हर बार बात आती है, इनकम टैक्स सिंप्लीफाई कर दो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड jargons, इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन। और वो गवर्नमेंट में पॉलिटिकल क्लास ये कहते हैं कि यस ये प्रोफेशनल लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए कॉम्प्लिकेट किया, जबकि ब्यूरोक्रेसी है इसके लिए जिम्मेदार, हम नहीं है जिम्मेदार। हमने जीएसटी को जितनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया है, कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स को हमारे प्रोफेशनल लोगों ने जितना आगे बढ़ के रिफॉर्म किया, उसी के कारण तो आगे बढ़ा। आज कैपिटल मार्केट है, जीएसटी है, इतनी तेजी से क्यों हुआ कि प्रोफेशनल कलीग ने उसको अडॉप्ट किया, लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट ने उनको समझाया और उसको इंप्लीमेंट किया। तो उस समय लाए थे कि उसके बाद यशवंत सिन्हा जी का हमने कार्यक्रम किया, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्रोफेशनल लोग उसमें, और वो सरकार लाई थी कि सरल फॉर्म करके, सरल टैक्स फॉर्म। तो यशवंत सिन्हा जी ने वही कहा कि मुझे तो लगता है ओनली थिंग सरल जो है इसका नाम ही सरल है, बाकी इसमें कोई सरलता नहीं नजर आ रही। तो ये बात है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑब्जेक्टिव है, हम लोग कितना इसको एनालिसिस करके लोगों तक पहुंचाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात है रिडंडेंट के जो प्रोविजंस हैं, लगभग कहते हैं 1200 प्रोविजंस को जो एक्सेस है मल्टीपल, उसको खत्म किए। और अभी प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले उनके लेक्चर में मैं सुन रहा था कि ये जो कर समाधान जो योजना लेके आए थे बजट में, पहले पिछली बार फर्स्ट जो लाए थे उसमें 200 ऐसे डिक्रिमिनलाइजेशन के और जो रिडंडेंट हो गए थे उनको लॉस को ग्लोबल लेवल पे कम किए थे, इस बार 300 लॉस को और कम करें। डिक्रिमिनलाइजेशन की एक कमेटी बनाई है, मैंने रिफॉर्म्स के बारे में बताया, एक और कमेटी बनाई है सरकार ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को और डीरेगुलेशन को लेके सरकार को हर महीने सजेशन देगी, और 1 साल का टाइम दिया है कि विकसित भारत का रोड मैप के लिए जो बिग टिकट रिफॉर्म्स लाने सरकार को, वो क्या लाने हैं, वह एक कमेटी सजेशन देगी, मंथली बेसिस पे सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी। ऐसे ही एक दूसरी डीरेगुलेशन की, डीक्रिमिनलाइजेशन की, जो हरासमेंट के इश्यूज है उनको लेके सरकार लेके आएगी। तो यह सारी चीजें मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीजें उसमें है। सरकार इसके अलावा वर्चुअल असेसमेंट के कारण बहुत आसानी हो गई है, जीएसटी के अंदर फिर से रिफॉर्म करके ला रहे हैं 50-50। कोई कहता है कि आपने जीएसटी ऐसे लाए कि 54 बार आपको अमेंडमेंट करना पड़ा, लेकिन वो बात है कि our government is proactive। अगर कुछ लगता है, everything government doesn't know, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, दे डू इट, बट अल्टीमेटली स्टेकहोल्डर्स का एंगेजमेंट करके जो चीजें लगती है, पीछे सब लोगों का कहना था कि जीएसटी नीड्स टू बी फर्दर रिफॉर्म, उसको भी किया है। तो यह अपने आप में ये जो न्यू टैक्स बिल है, यह बहुत अच्छी तरह से इस चीजों को काम करेगा। और मुझे पता नहीं बाकी तो सारे चीजें होंगी, मेरे को लगता है कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जो कि हमारे ध्यान में भी आए थे, क्योंकि यह जो इनकम टैक्स एक्ट है इसके सारे महत्वपूर्ण आप सबको पता ही होंगी चीजें, कि सैलरी में काफी ज्यादा उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया है। उसके साथ जो एप्लीकेबिलिटी तो अप्रैल 2021-26 से कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो सब हम भी लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाता था सब लोगों को कि, तो अब उसको टैक्स ईयर क्लियर किया है ग्लोबल लेवल पे, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया। और इसमें यह भी प्रेस रिलीज में यह भी कहा था कि वी हैव इवन एनालाइज्ड व्हाटएवर आर द शॉर्टकमिंग एट द ग्लोबल लेवल, जो यूके वगैरह में और भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सबको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो यह बात, अब कैपिटल गेन का भी एक इश्यू है जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें चैरिटेबल पर्पस के अंतर्गत, जो चैरिटेबल पर्पस में अगर प्रॉपर्टी कोई री इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए टैक्सेशन कैपिटल गेन के अंदर लगता है कि नहीं,
उसके ऊपर भी सरकार ने इसमें क्लैरिफाई किया है कि इफ यू बाय एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट बाइज अ न्यू प्रॉपर्टी and then the after a sale of old assets, तो उसको it will be considered as application of income. या घुमा फिरा के पहले भी था, लेकिन उसको एक जगह पे लाके क्लियर कर दिया है। सेक्शन 80C की एलिजिबिलिटी डिडक्शंस के अंदर भी शेड्यूल के अंदर उनके वैल्यूएशंस और उनको सबको लेके आए हैं। 80G के जो सेग्रीगेशन है, अगर ट्रस्ट सोसाइटीज को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। ट्रस्ट सोसाइटीज में पीछे इनिशियली जो ड्राफ्ट आया था उसमें यह बात आई थी कि ट्रस्ट और सोसाइटीज अगर जो एक्टिविटीज करते हैं तो उनके डिडक्शंस वगैरह के अंदर किस पे 50% मिलेगा, किस पे 100% मिलेगा। तो इस चीज को भी उन्होंने वो सिंप्लीफाई करके इसको साथ में रखा है। मुझे TCS TDS ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए थे कि TDS मैंने काटा, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट आई हैव टू डू, किसकी TDS काटना है, किसके TCS के ऊपर क्या कंप्लायंसेस हैं। उनको भी एक ही प्रोविजन में करके क्लियर कट डेफिनेशन टेबल्स में दे दिए कि what are the receipts have to be there, what is the monetary threshold of those receipts, who is it accounted for, collectors, रेट्स वगैरह, नॉन कंप्लायंस में क्या प्रोविजन। तो चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके क्लब करके उसको एक विजुअल लेवल पे इजी करने का प्रयास सरकार ने किया है। इस ऑब्जेक्टिव को इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और LLP के ऊपर भी काफी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। LLP नया एक तरीके का एक न्यू स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस सरकार ने डेवलप किया था, लेकिन उसमें भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का एक इशू था। उसको भी क्लियर कर दिया है कि अगर इफ दे आर नॉट क्लेमिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिडक्शन तो देयर विल बी नो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्सेस। लॉस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस में भी तीनों तरह के, कैपिटल गेन के, बिजनेस लॉस के, स्पेक्युलेटिव लॉस के, तो चीजों को काफी क्लियर कर दिया है। और मुझे लगता है कि यह जो आज का प्रोग्राम है, जो आज यहाँ प्रोफेशनल कलीग हमारे यहाँ पे आए हैं, वो पूरे दिन के डेलिब्रेशंस के साथ चीजों को क्लियरली समझेंगे भी। Q&A, क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड एक्सपर्ट भी यहाँ होंगे, वो चीजों को ध्यान में रखेंगे। वैसे भी अगर जनता के लिए अगर कोई चीज आसान है तो प्रोफेशनल्स के लिए तो और भी आसान होगी। तो यह जो एक्सपेक्टेड है, जो सरकार प्रोफेशनल लोगों से एक्सपेक्ट करती है, आप चीजों को सरलता से जनता के बीच में ले जाएं, सरकार के डेवलपमेंट और इनिशिएटिव्स को लोगों के बीच में पहुंचाएं। और रिवर्स ऑल्सो कि इफ देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच पीपल फाइंड डिफिकल्ट, दे कैन कम एज ए क्लैरिफिकेशन। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात रखिए कि सरकार को स्कीम्स को आइडेंटिफाई करके उन स्कीम्स के ऊपर नई स्कीम्स को लाने की परमिशन इसमें दे दी। नहीं तो नेक्स्ट यू हैव आइदर यू कम विद ए क्लैरिफिकेशन नोट रूल्स वगैरह में, और नहीं तो फिर अगले साल के बजट के लिए आप बैठे रहिए। एक साल जो हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है सर। इसमें एम्पावर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि दे कैन कम आउट विद सर्टेन न्यू स्कीम्स एंड सजेशंस। और वर्चुअल एसेट, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, इनके बारे में बहुत सारी चीजें न्यू डेवलपमेंट हो रहे हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज है देश में। AI को लेके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेके, डिजिटल एसेट्स को लेके, ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग को लेके, इन सब को भी इंकॉर्पोरेट करके टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट, इन सब के ऊपर भी काम किया। एंड बेसिकली द ओल्ड प्रोविजंस ऑफ टैक्सेशन एक्सेट्रा हैव नॉट बीन टच्ड, सिंप्लीफाइड, स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, empowered the government to use technology and new avenues which are coming up, उनके बारे में भी empower किया सरकार को इसके अंतर्गत। और कोशिश की गई है कि सब चीजों को सुन के आगे लेके जाएं। तो मुझे आप जो मुझे यहाँ बुलाया
और अपनी बात कहने के लिए CSR रिसर्च फाउंडेशन की सब टीम ने, दीनदयाल जी ने बताया कि 50 से ऊपर टीम है, राजेंद्र जी है, गरिमा जी हैं और सारे टीम के लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात करने का मौका दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं 2 दिन तक इसको डिटेल से पढ़ के टाइम के कंस्ट्रेंट में मैंने बहुत चीजें डिटेल में नहीं गई, लेकिन मैं जब ये पार्लियामेंट में आया था मैंने सोचा था मैं निर्मला जी की बहस को सुनूंगा, टीवी लगा के खोल के बैठा था और आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि अपोजिशन ने इतने महत्वपूर्ण बिल पे एक भी डिस्कशन नहीं किया। इकोनॉमी ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही है, हम सबके लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और भी सर्कल में, और AI वगैरह के, इवन इसमें यह भी है कि जो ग्लोबल टैरिफ लेवल पे क्लैरिफिकेशन देने का भी एम्पावर किया हुआ है। कई चीजें की जो नॉन टैरिफ बैरियर्स आ जाते हैं उन सब के बारे में पता ही चलता उनका क्या प्रोविजन है, उन सबको भी इनकॉर्पोरेट किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब चीजें सही है, लेकिन जब तक हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति नहीं होगी तो देश प्रगति नहीं करेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठा के मैं कहूंगा भारत माता की, जितनी जोर से बोल सकते हैं बोलेंगे, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। Thank you, Gopalji, for your mesmerizing and thoughtful deliberation. You touched upon various aspects. GDP has risen by 7.8% in the first quarter. Or timely delivery has been the hallmark of this government, and opposition has been consistently failing us. इस सरकार में सर अब तक करीब 3700 लॉज को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और 1500 के करीब जो रिडंडेंट लॉज थे उनको रिपील कर दिया। सो हमारे बीच माननीय हरीश ओबरॉय जी भी आ चुके हैं।